नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए समाचारों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाई कोर्ट ने कहा निचली अदालत के फैसले में कई कमियां। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी आम सहमति। बीजेपी सांसद ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए भरा पर्चा। कल होगा चुनाव। स्पीकर पद को लेकर आम सहमति नहीं बनने पर एनडीए ने विपक्ष पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर लगाया सौदेबाजी का आरोप। चिराग पासवान ने कहा स्पीकर पद पर एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित। उन्नीस सौ 1975 के आपातकाल को पीएम मोदी ने बताया लोकतंत्र पर स्याह धब्बा। कहा आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने लोगों से उनकी आजादी छीनकर संविधान को किया तार-तार। 1975 के आपातकाल के खिलाफ बीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान काला दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस ने प्रजातंत्र का गला घोटने का किया था प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर। पेपर लीक मामलों में 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडी गठबंधन के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए की ओर से ओम बिरला और इंडी ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने नामांकन पत्र दाखिल किया। एनडीए नेताओं ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए ओम बिरला के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार खड़े किए जाने के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को वोटिंग होने जा रही है। हालांकि सदन में संख्या बल की बात करें तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का आसानी से चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच ये पहला शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कल से मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार बातचीत हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि कल शाम राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी को फोन किया और खड़गे जी ने पूरे विपक्ष की तरफ से स्पीकर को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि सरकार की तरफ से आम सहमति बनाने के प्रयास किए गए। स्पीकर पद का फैसला आम सहमति से नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते।
स्पीकर पद के चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि राजनाथ सिंह और अमित शाह ने स्पीकर पद को लेकर विपक्ष से बात की, लेकिन विपक्ष शर्तों के आधार पर समर्थन देने की बात कर रहा था, जो संसदीय प्रजातंत्र में गलत है। आज स्पीकर के पद पर प्रपोजल मूव करना था, तो उससे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी विपक्ष के प्रमुख लोगों से बात की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोग प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता है। वहीं स्पीकर पद को लेकर आम सहमति नहीं बनने पर एनडीए ने विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर सौदेबाजी का आरोप लगाया, तो चिराग पासवान ने कहा कि स्पीकर पद पर एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है, और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे, हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। विपक्ष के द्वारा लोकसभा स्पीकर पद के लिए के सुरेश को उम्मीदवार बनाने पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विपक्ष ने स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़ा कर अच्छा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सदन शर्तों से नहीं चलता। टीडीपी ने डिप्टी स्पीकर के किसी पद की डिमांड नहीं की है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू जी हमारे साथ हैं। नायडू जी, स्पीकर को लेकर विपक्ष उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये अच्छी परंपरा नहीं है। पहले भी देखिए, स्पीकर सारे दलों का होता है, ये गवर्नमेंट का या विपक्ष का नहीं होता। तो सारे दल को एकजुट होकर एक कंसेंसस के साथ उनको प्रपोज करना चाहिए।
उसी सोच के साथ हमने ओम बिरला जी को रखा और राजनाथ जी में भी ओपोजिशन को रीच आउट किया, उनके साथ बात हुई कि आप सपोर्ट कीजिएगा, ये पहले भी कर चुके हैं, सबके लिए एक अच्छा स्पीकर रह चुके हैं, सदन को भी अच्छा चलाए, विपक्ष को भी बहुत सम्मान दिया उन्होंने। तो उस तरह के व्यक्ति को वो तिरस्कार कर अभी उसमें भी चुनाव लेके आके राजनीति करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, सदन के लिए भी अच्छा नहीं। नायडू जी, विपक्ष कह रहा है कि वो डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया। देखिए, मांग करने में कोई दिक्कत नहीं है, मांग कर सकते हैं, पर उसी के साथ कंडीशन रखना ये अच्छी बात नहीं है कि आप यही करिए तभी ये करेंगे। ये लोकतंत्र ऐसे चलता है क्या? अब जब बारी डिप्यूटी स्पीकर की आएगी, हम तो इतना विश्वास दिला रहे हैं एनडीए की तरफ से कि सबके साथ मिलकर निर्णय लेंगे। आपकी भी जो राय होंगी विपक्ष दलों की, वो राय लेकर ही उसके बाद निर्णय लेंगे, तो इतना तो मान लेना चाहिए। डिप्टी स्पीकर टीडीपी का होगा? नहीं, ये मांग हमने नहीं की। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू जी, जिनका कहना है कि विपक्ष ने जिस तरीके से उम्मीदवार खड़ा किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद नेगी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और सदन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर कांग्रेस सत्तारूढ़ दल भाजपा पर कई तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन 1952 से 1977 तक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसने कभी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं दिया। 1977 में जनता पार्टी ने पहली बार ये प्रथा शुरू की। 1980 से 1989 तक जब फिर कांग्रेस की सरकार रही, तब उसने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अपने सहयोगियों को दिया। 1989 में जनता दल की सरकार ने शिवराज पाटिल कांग्रेस को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दिया। तो कांग्रेस के आरोपों की असलियत। नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने का क्रम आज भी जारी है। इस क्रम में कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना के जीते हुए सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के समक्ष संसद सदस्यता की शपथ ली। दूसरे दिन भाजपा सांसद और एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इनके अलावा सांसद एलएस बलवंत वानखेड़े और एडवोकेट गोवाल कांगड़ा पदवी समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और ये सिलसिला लगातार जारी है। और पूरा देश में भाजपा आपातकाल दिवस को लेकर कार्यक्रम कर रही है। आइए देखते हैं किस तरह से बिल्कुल देखते हैं खबरें जुड़ी हुई आपातकाल से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री ने साल 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल खाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए विधेयक लाया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया वह आज भी उसी पार्टी में जीवित है जिसने इसे लगाया था। वे अपने दिखावे से संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया है और इसलिए उन्होंने उन्हें बार बार खारिज कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल में किए गए क्रूर अत्याचार पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों पर क्रूर अत्याचार किए। कांग्रेस पार्टी के युवराज ये भूल गए हैं कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और उनके पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर बहुत गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राजीव गांधी ने तो यहां तक कहा था कि अगर इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में ये महसूस करता है कि आपातकाल आवश्यक है तो वह आपातकाल लागू नहीं करता तो वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। तानाशाही पर गर्व करने का यह कृत्य दर्शाता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा और कुछ प्रिय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी दिन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल पर कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही जेपी नड्डा ने आपातकाल के समय हुई दर्दनाक घटनाओं का भी जिक्र किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। कि जब रक्षा करने की बात की जाती है देश के, तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी उस समय पूरा अपना योगदान किया था। आप आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत गिरफ्तार हुए। ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके उस समय देश की रक्षा के लिए आए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र के कलंक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बारे में आज के युवा पीढ़ी जान सके, इसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में आपातकाल की विस्तार से पढ़ाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संपूर्ण क्रांति संगठन एवं लोकतंत्र सेनानी संगठन की ओर से एक कार्यक्रम 1947 जेपी आंदोलन स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश एक खुली जेल बन गया था। 6 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है। उसकी एक झलक इस कार्यक्रम में दिखाई गई। इस मौके पर आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को सम्मानित भी किया गया। हमारा देश में एक लोकतंत्र का कलंक ये आपातकाल में हुआ है। That's why I feel that there should be a lesson in the textbooks for all the students of the schools and colleges about what is emergency, why it was imposed, how it was imposed, what are the excesses committed, what was Jayaprakash Anand movement, what is total revolution is call given by him, and its effect of it as a country. All these things should be part of the education, and people should know how emergency was imposed, how lakhs of people were arrested, how people were tortured, how media was censored, how freedom to movement was curtailed. We should draw lessons. ये जो आज संविधान की किताब जो है, ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। यकीनन आपातकाल भारत के लोकतंत्र के काला धब्बा के समान था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया और ईडी को निचली अदालत में जरह के पूरा मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। निचली अदालत ने केस से जुड़े सारे दस्तावेजों को नहीं देखा। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थी। आज आतिशी को LNJP अस्पताल में ICU में भर्ती करवाया गया था। उनकी मांग थी कि दिल्ली के 28 लाख लोगों को 623 MGD पानी दिया जाए। अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और आपके नेता अनशन कर रहे हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को फेल बताया है। उन्होंने खास बातचीत की DD न्यूज संवाददाता निशांत राय से। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, पानी के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा अनशन किया गया, मंत्री तक एडमिट हो गई हैं, लेकिन दिल्ली की जनता प्यासी है। देखिए, पानी का ये प्रकरण पूरी तरीके से बताता है कि दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी में कि दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना उनका काम है। और अब वो आरोप लगा करके और अनशन का ड्रामा करके अपनी असफलता से लोगों का ध्यान खींचना चाहती हैं, वो ठीक नहीं है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और पानी की इस विकराल समस्या को हल करना चाहिए, जो बहुत आसानी से हल हो सकती है यदि सरकार टैंकर माफिया से अपनी दोस्ती को तोड़े और पानी की पाइपलाइन में जो लीकेज है उस लीकेज को यदि वो रोक दे तो पानी की समस्या हल हो सकती है। लेकिन वो लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पानी प्रोवाइड नहीं होने दे रहे हैं। पहले वो हरियाणा के साथ पंजाब पर भी आरोप लगाते थे। पंजाब अब में उनकी खुद की सरकार है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पानी की समस्या दिल्ली में कोई नई नहीं है। पिछले 9 वर्षों से पानी की समस्या लगातार है। 9 सालों में अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए, ज़रा लोगों को बताएं। मैंने तो कहा है कि वो इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें, उनकी क्या जिम्मेदारी थी और कहाँ वो फेल हुए। आज इमरजेंसी को भी बीजेपी लेकर देश भर में कार्यक्रम कर रही है, आप क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में बहुत काला दिन है और मैं और मेरा परिवार भी स्वयं इसका शिकार हुआ है। उन यातनाओं को मैंने भी झेला है। तो इस नाते से लोकतंत्र की आवाज़ जिस तरीके से घोटी गई 1975 में 25 जून को, वो इतिहास है। और आज वो सभी लोग जिन्होंने लोकतंत्र बचाने में उस समय अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको श्रद्धा से याद करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ निशांत राय, DD न्यूज़ दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली में आज सिविल डिफेंस स्वयंसेवक और DTC बस मार्शलों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग अपनी नौकरियों की बहाली की मांग कर रहे थे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले पर सख्ती दिखाते हुए आज उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पेपर लीक मामले में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड और 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया है। चीनी और जैव ईंधन उभरते परिदृश्य नाम से आयोजित 64वें ISO परिषद की बैठक का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, भारतीय चीनी मिलों के शीर्ष प्रबंधन, ISMA और NFCSF जैसे उद्योग संघ और तकनीकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को लेकर बेहतर बनाना है। उस गठबंधन को साथ ही किसान, उद्योग, पर्यावरण और जल संरक्षण पर भी जोर देना है। India is the second largest producer and the highest consumer of the world, and इसमें जो इनोवेटिव और इसमें इसका एक बाई प्रोडक्ट है बायोफ्यूल भी, तो बायोफ्यूल के बारे में भी अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि थ्रस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग थ्रस्ट एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, उसके लिए भी इधर चर्चा होके आगे बढ़ना है। अफगानिस्तान ने ICC T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुपर 8 के अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत हासिल की। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 8 रन से जीत हासिल की। तो T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान। बेहद शानदार अफगानिस्तान का सफर रहा और अब नजरें आखिरी मैचेस पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।